नमस्कार, मैं हूं मनोज टिब्बेवाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं भारत सरकार के कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी। 25 सितंबर 1944 को कानपुर में जन्मे श्री प्रकाश जी इस समय कानपुर संसदीय सीट से लोकसभा के सांसद हैं। कानपुर के मेयर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और 3 बार लोकसभा के सदस्य बनने का गौरव हासिल करने वाले श्री प्रकाश जी मई 2004 से ही भारत सरकार में मंत्री हैं। यूपीए 1 में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री और यूपीए 2 में कोयला मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाले श्री प्रकाश जी से आज हम तमाम सवालों पर बात करेंगे। श्री प्रकाश जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की हमारी खास पड़तालिक मुलाकात में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बतौर कोयला मंत्री आपके सामने बड़ी चुनौतियां क्या हैं? देखिए, देश में जितनी तेजी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उतनी तेजी के साथ पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, स्टील की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, सीमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और आज की तारीख में हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है सिवाय थर्मल पावर के, सिवाय कोयले के। कोयले से सीमेंट भी, स्टील भी और पावर भी, क्योंकि हाइड्रो पावर की गुंजाइश अब रही नहीं ज़्यादा। जिस तरीके से एनवायरमेंटलिस्ट आंदोलन करने लगे हैं, लोगों का विरोध बढ़ा है, और सच भी है कि पहाड़ और जंगल काटे जाते हैं, पानी रोका जाता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पर विपरीत असर पड़ता है। अब हमारे पास केवल कोयला बचा है, और कोयला हमारे देश में इतना है कि हम 80-90 साल तक आराम से अपने देश की पावर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, कोल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इतनी कोल प्रॉपर्टी हमारे देश में है। लेकिन आपने कहा कि 80-90 साल तक हमारे पास पर्याप्त कोयला है, फिर क्यों आखिर बार बार कोयले की कमी का रोना रोया जाता है? देखिए, कोयले की माइनिंग करना कोई मामूली टास्क नहीं है। आज अगर आपको माइनिंग करने के लिए कोई कोल ब्लॉक दिया जाए तो कितनी भी आप जल्दी करेंगे, 4 से 5 साल तक आप माइनिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे कारण ये है कि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, आपको फॉरेस्ट्री क्लियरेंस चाहिए। लैंड ऑर्डर उन स्टेट्स में जहाँ कोयला है, लैंड ऑर्डर की पोजीशन बड़ी ख़राब है। R&R इश्यूज़ हैं, जिस लैंड पर कोल प्रॉपर्टी है वहाँ के लोगों को हटाना, रिहेबिलिटेट करना, उनकी ज़मीन को लेना। 21वीं सदी में ये सारी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों का मुकाबला करने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद सारी मुश्किलों से आप अगर गुज़र गए तो उसके बाद माइनिंग के लिए प्लान बनाना, माइनिंग प्लान बनाना, इक्विपमेंट्स, इतने हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, ओवरबर्डन हटाना, उसमें साल 6 महीने लग जाता है। तो कुल मिला के ये प्रक्रिया 5 साल की है। इसलिए कोयला अगर हम आज जल्दी से जल्दी माइनिंग करना चाहें, जैसे यूपीए 2 में माइनिंग के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनी हैं, यूपीए 1 में भी, उसके पहले एनडीए में भी, उसके पहले गुजराल साहब और देवे गौड़ा साहब की मिनिस्ट्री में भी ये महसूस किया गया कि जब तक हम कोल ब्लॉक प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे तब तक हम कोयले की माइनिंग जल्दी नहीं कर सकते। इसी करके कोल ब्लॉक प्राइवेट सेक्टर को भी दिए गए, एंड यूज़ प्लांट के लिए दिए गए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी दिए गए कि वो लोग जल्दी माइनिंग करें। आज स्थिति ये है कि करीब 200 कोल ब्लॉक दिए गए थे, उनमें 26 में ही माइनिंग शुरू हो पाई, बाकी सारे कोल ब्लॉक्स वैसे ही रखे हैं। शोकाज नोटिसेस दी गई, उनमें से कुछ लोग ऐसे निकले, 54 कोल ब्लॉक हमने डीएलोकेट किए, जिन्होंने वास्तव में कुछ किया ही नहीं था। बाकी ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, चाहे फॉरेस्ट्री क्लियरेंस हो, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। उनको भी शोकाज नोटिस दी गई है कि आप लोग 1 साल के अंदर माइनिंग शुरू करें। तो कोयले की दिक्कत, फिर कोल इंडिया माइनिंग करती है, वास्तव में देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है। आप जानते हैं आज के युग में ट्रेड यूनियंस की कितनी परेशानी है, कितनी सारी दिक्कतें गवर्नमेंट सेक्टर में आती हैं, लेकिन उनको फेस करते हुए देश की रिक्वायरमेंट का लगभग 70% तो कोल इंडिया पूरा कर ही रही है।
जी प्रकाश जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कोल ब्लॉक के आवंटन में तमाम तरह की धांधलियों की अनियमितता की शिकायत जब तक आती रहती है, इसे कैसे और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाना चाहिए? देखिए, 1993 से 1993 से लेकर 2009 तक लगभग 206 कोल ब्लॉक्स अलॉट किए गए। उनके पीछे मंशा उन सरकारों की यही थी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि देवेगौड़ा जी के ज़माने से शुरू हुआ, गुजराल जी के ज़माने में भी हुआ, 35 कोल ब्लॉक्स एनडीए के रिजीम में हुआ, फिर उसके बाद यूपीए 1 में, चूँकि आप तो जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हैं, उनको ये आभास उसी समय हो गया था कि अगर हमने कोल का प्रोडक्शन न बढ़ाया तो हमारी सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग सब धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए उन्होंने भी उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया। लेकिन जब से यूपीए 1 आई तब से कुछ प्रिकॉशंस लिए गए ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए। जैसे कि पहले यूं ही लोग आते थे, कोल ब्लॉक के लिए एप्लीकेशन देते थे, कंसीडर कर लिया जाता था। एक सिस्टम ये किया गया 2004 से कि बगैर एडवर्टाइज किए कोई कोल ब्लॉक्स का अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। दूसरा सिस्टम ये बनाया गया कि उनको बैंक गारंटी देनी होगी, बगैर बैंक गारंटी दिए कोई भी कोल ब्लॉक अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। तीसरा सिस्टम ये बनाया गया कि सारी स्टेट गवर्नमेंट से जिस स्टेट पे कोल ब्लॉक अलॉट किया जाएगा उन स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसेंट पहले से होनी चाहिए। पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल उनकी कंसेंट मंगा ले कि आपके यहाँ के 30 कोल ब्लॉक हैं, आपके यहाँ के 20 कोल ब्लॉक हैं जो अलॉट किए जाने हैं, आपकी क्या राय है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट देती है, उसके बाद जब SLC-LT की मीटिंग होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का एक चीफ सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर बैठता है, उसकी कंसेंट दी जाती है, तब कहीं जाकर कोल ब्लॉक अलॉट किए गए। इसलिए धांधली का आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस ज़माने में भी कोई धांधली हुई नहीं। केवल मंशा यही थी उन सरकारों की, सभी तरह की सरकारों की और सभी राज्य सरकारों की, कि ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन हो, जिससे हमारे प्रदेश के, हमारे देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कोई असर ना आए। कोयला खदानों में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, मजदूरों की मौत होती है, कैसे इसे प्रभावी तौर पर रोका जाना चाहिए? एक तो दुर्घटनाओं की संख्या में भी बड़ी कमी आई है, जो प्रिकॉशंस लिए गए हैं, सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, उससे दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आई है। और जहाँ कहीं दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं उनमें मैक्सिमम उनको कंपनसेशन दिया जाता है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। तो सारा सिस्टम है। और सेफ्टी की मीटिंग हर 6 महीने में एक बार सेफ्टी की मीटिंग हम खुद लेते हैं, मिनिस्टर को लेनी पड़ती है। सारे हमारे कोल माइंस के अधिकारी आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का अधिकारी आता है, वो इस रिव्यू करता है कि इस 6 महीने के अंदर आपने और क्या क्या प्रिकॉशन लिया और क्या क्या मेजर्स लिए, उसके बाद भी कौन सी घटना हुई, उस घटना में आपने क्या किया, कितना कंपनसेशन दिया, कितनों को नौकरी दी, ये सब मॉनिटरिंग होती है। यशपाल जी, अब आपके मंत्रालय के बाद अब बात करेंगे थोड़ी राजनीति की। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, कानपुर के सांसद हैं कांग्रेस की पार्टी से। बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की विधानसभा चुनाव में 2012 में, बावजूद उसके नतीजे आप लोगों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए। क्या मानते हैं, चूक कहाँ हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बेसिक बात कहूँगा, उत्तर प्रदेश जाति और धर्म के नाम पर डिवाइड किया जा चुका है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस बार राहुल जी ने बड़ी मेहनत की। जिस तरीके से उन्होंने हर एक ज़िले में मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को एड्रेस किया है, दौरा किया है, ऐसी हम लोग भी उम्मीद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि जो पिछले 22-24 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है, जिसके कारण से कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया, ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर, वार्ड लेवल पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा जो कि पहले रहता था। तो उन्होंने कोशिश ये की, पहले तो संगठन के चुनाव कराए गए कि हर ज़िले में संगठन का ढांचा खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी ढांचा पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाया। उन्होंने हर ज़िले का दौरा इसीलिए किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी किसी तरीके से उनके दौरे से ही पूरी हो जाए।
लेकिन कुल मिलाकर उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। थोड़ा सा तो पड़ा, 22 सीटें थी हमारे पास, 28 सीटें हो गई, 10.5% हमको वोट पिछली बार मिला था, 12% वोट मिला। लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरीके की मेहनत की गई, जिस तरीके का ताना बाना बुना गया था, हम लोग उम्मीद करते थे कि इससे कहीं अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसका कारण सबसे बड़ा ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी से लोग उब चुके थे, बीएसपी को लोग हटाना चाहते थे, कांग्रेस सत्ता में आना चाहती थी। लोगों को ऐसा लगा कि अगर हमारा वोट डिवाइड हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी फिर से सत्ता में आ जाए, इसलिए ऐसी पार्टी को वोट करो जो कि रेस में है और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में है। उसने उस पार्टी को वोट किया और उसके रिजल्ट भी उनके हिसाब से, वो रिप्लेस करना चाहते थे, उनका रिप्लेसमेंट हो गया। कांग्रेस घाटे में रही, कांग्रेस के हाथ बहुत कम लगे। आपने जातिगत समीकरण तो गिनाए, इसके अलावा और भी कारण बताया, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह आपको नहीं लगता कि जो आपके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इनका भी कहीं ना कहीं विरोध क्षेत्र में था, उसकी वजह से भी कांग्रेस को नुकसान? देखिए, हम ऐसा तो नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि 8 साल से हम केंद्र में सत्ता में हैं, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो आएगी, कुछ ना कुछ असर तो इसका जरूर दिखलाई पड़ेगा। हम कहें या ना कहें, 8 साल जो सत्ता में रहते हैं एंटी इनकम्बेंसी के शिकार तो होते हैं। जब 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी के शिकार मुलायम सिंह जी हुए और पिछली बार उनको सत्ता से उठा के फेंक दिया गया जनता ने, 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी के शिकार मायावती हुई, उनको सत्ता से उठा के फेंक दिया गया। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी 5 साल रही, एंटी इनकम्बेंसी की शिकार हुई और जनता ने उसको उठा के फेंक दिया। तो 8 साल से केंद्र में हम सत्ता में हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हम नहीं होंगे? ज़रूर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की फैक्टर रही है, उसका भी नुकसान हुआ है। केवल सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट की बात कहना उचित नहीं है, पूरे प्रदेश में। लेकिन जातिगत समीकरण भी आपके पक्ष में नहीं दिखाई दिए। दलित आज की तारीख में बसपा के साथ है, यादव समाजवादी पार्टी के साथ है। वो मैंने शुरू में आपसे कह दिया कि हमारे प्रदेश को जाति और धर्म के आधार पर बांटा गया और उससे अभी तक हमारा प्रदेश उबर नहीं पा रहा है, ये मैंने शुरू में कहा। तो ऐसी परिस्थितियों में 2014 में आप लोगों की रणनीति क्या होगी? देखिए, देश में लोकसभा के आम चुनाव, एक बात मैं आपको बतला दूं, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में पब्लिक का परसेप्शन ही पूरी तरह बदल जाता है। विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि भाई या तो सपा आ सकती है या बसपा आ सकती है, वो किसी तीसरी पार्टी को सत्ता की रेस में नहीं मानती है। उसी तरीके से जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब पूरी जनता ये जानती है कि केंद्र में या तो भाजपा का फोल्ड आ सकता है या कांग्रेस का फोल्ड आ सकता है, वो तीसरे को उस रेस में नहीं मानती है। तो पूरा का पूरा परसेप्शन बदल जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव की तुलना लोकसभा के चुनाव से नहीं की जा सकती। चलिए, इसके बीच में निकाय चुनाव भी आते हैं। आपके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। आप खुद कानपुर से मेयर रहे हैं, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस की रणनीति तो कांग्रेस का संगठन बनाएगा, जो संगठन का मुखिया होगा वो तय करेगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पॉलिसी तय करेगी। कोशिश करनी चाहिए कि हम निकाय के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें, प्रयास हमारा ये होगा भी। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जो हार हुई है बड़े पैमाने पर, आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं महंगाई भी बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है? अभी दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं, यहाँ पर दिल्ली में आपकी सरकार है, राज्य में केंद्र में आपकी सरकार है, बावजूद एमसीडी का चुनाव हारे, तो महंगाई को कितना बड़ा फैक्टर? देखिए, एमसीडी का चुनाव, इसके पहले भी एमसीडी का चुनाव हुआ था, उसमें भी कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। दूसरे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने दिल्ली, तो इस बार भी नहीं आएंगे। आपने दिल्ली का नाम लिया, इसलिए मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। इस बार दिल्ली में एमसीडी 3 हिस्सों में डिवाइड की गई। सच्चाई ये है कि जब नया परिसीमन होता है तो लोगों को ये आइडिया भी नहीं होता है कि कौन सा कैंडिडेट इस परिसीमन में सबसे फिटेस्ट होगा। लोगों का माइंडसेट पुराना बना होता है, परिसीमन बदल जाता है, आधे से ज़्यादा क्षेत्र बदल जाते हैं,
तो मैं मानता हूं कि कैंडिडेट के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कमी रहती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में नए परसिमन पर इस बार चुनाव हुआ था, तो जो लोग सत्ता में रहे या सत्ता की दौड़ में रहे, उनका तो 19 कैंडिडेट भी हुआ तो काम चल गया। लेकिन कांग्रेस का अगर 19 कैंडिडेट हुआ, क्योंकि माइंडसेट तो पुराना बना हुआ है, तो नहीं चल पाया, नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को उसका। इनकी इनकम्बेंसी का एक और बड़ा कारण माना जाता है कि करप्शन पर आपकी सरकार प्रभावी अंकुश नहीं लगा पा रही है। देखिए, अब वो तो मेरी सरकार चल रही है, इसलिए आप बड़े आसानी के साथ ये कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पर राज्य सरकारें दूसरी पार्टियों की चल रही हैं, केंद्र में तो उनकी नहीं है सरकार, और हम नहीं उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी वो आ पाएंगे। लेकिन जहाँ पर चल रही है, मान लीजिए कर्नाटका है, राज्य सरकार किसी दूसरी पार्टी की है, क्या आप ये मानते हैं कि दिल्ली से कर्नाटका में कम करप्शन होगा? क्या आपको ये मालूम है कि राजस्थान से कर्नाटका में कम करप्शन होगा? करप्शन का लेवल सब जगह सेम है। तो ये कहना कि कांग्रेस के राज्य में करप्शन ज़्यादा है या दूसरे राज्य में करप्शन कम है, ये उचित नहीं है। ये तो भेदभाव का एक शिकार जो होता है, वो इस तरीके की बातें करता है कि कांग्रेस ही इसकी जननी है। अरे कांग्रेस जब 50 साल सत्ता में रही है, तो आपको कांग्रेस की जननी बना दीजिए। लेकिन जो लोग सत्ता में आए, उन्होंने करप्शन कम किया क्या? एनडीए की सरकार सत्ता में आई, क्या करप्शन कम हो गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल राजस्थान में रही, करप्शन कम हो गया। 10 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, करप्शन कम है वहां। जी, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी पार्टियों ने क्या किया, इसका मतलब मैं सीधा सा बताना चाहता हूं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि इसमें करप्शन बहुत फलता फूलता है। करप्शन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। लोकपाल बिल पास होना चाहिए। इसके अलावा जो और भी मेजर्स लिए जाने चाहिए, वो भी लिए जाएं। करप्शन पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो पैसा ऊपर से चलता है, करप्शन की वजह से उसका 4 आने भर या 6 आने भर फायदा ही आम लोगों तक पहुंच पाता है। इसलिए करप्शन पर अंकुश लगना चाहिए। इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। जितने करप्शन के लिए आंदोलन चलाने वाले हैं, उनको भी मेरी सलाह ये है कि इस तरीके की बातें न करें। अगर वास्तव में वो करप्शन को देश से ख़त्म करना चाहते हैं, तो करप्शन के खिलाफ आएँ, चाहे किसी की सरकार हो। एक पर दोषारोपण अगर वो करेंगे, तो वो करप्शन के आंदोलन की भ्रूण हत्या कर रहे हैं। जो भी इस तरह का करेगा, अगर आप करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहते हैं, तो जम के चलाइए, और देश में पूरी व्यवस्था के खिलाफ आरोप लगाइए, किसी पार्टी पर आरोप न लगाइए। आपने लोकपाल बिल की बात की, अब तक आप लोग भी लोकपाल बिल पास नहीं करा पाए। कब तक देश की जनता उम्मीद करे कि लोकपाल बिल देश को मिलेगा? आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि लोकसभा में हमने बिल पास करा दिया। राज्यसभा में हमारे पास इतना बहुमत नहीं था कि हम पास करा पाते। हमें दूसरे राजनीतिक दलों का सहयोग चाहिए था, वो सहयोग अपेक्षित नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं पास हो पाया। फिर से लोकपाल बिल लेकर हम आ रहे हैं। फिर से हमारी तैयारी है कि लोकपाल बिल आए और हम उसको पास कराएं। राज्य सरकारें जब तक अपने यहाँ लोकपाल नहीं लाएंगी, लोकायुक्त नहीं लाएंगी, तब तक वहाँ पर करप्शन पर उतना अंकुश नहीं लग सकता है। गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, इतने साल हो गए, वहाँ पर तो अभी तक लोकायुक्त नहीं आया। जो लोग करप्शन के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, उनको गुजरात नहीं दिखलाई पड़ता है, उनको केवल उत्तराखंड दिखलाई पड़ता है, उनको केवल भारत सरकार दिखलाई पड़ती है। कानपुर आपका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की तरक्की के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? देखिए, कानपुर के लिए तो मैंने जो कुछ किया है, मैंने तो इतिहास पढ़ा है। कानपुर शहर में 50 वर्षों तक बहुत सारे सांसद हुए, हमारी पार्टी से भी हुए, विपक्षी पार्टियों के भी हुए। लेकिन जो कुछ हमने उनकी कार्यशैली देखी है और उनका रिजल्ट जो देखा है, और जब हम अपना रिजल्ट देखते हैं, तो हमें ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। अब मैं संक्षेप में आपको बतला दूं कि कानपुर में बराबर 65 साल से सांसद हो रहे हैं। 50 साल दूसरे रहे, 12-13 साल से हम हैं। 50 साल में कानपुर से एक भी ट्रेन नहीं चली। जो ट्रेनें चली, चाहे कलकत्ता से चले, चाहे दिल्ली से चले, चाहे गोरखपुर से चले,
कानपुर से कोई ट्रेन नहीं चल सकती, एक्सक्लूसिव कोई ट्रेन नहीं चल सकती। मैंने कानपुर से दिल्ली ट्रेन चलवाई, मैंने कानपुर से मुंबई ट्रेन चलवाई, मैंने कानपुर से सूरत ट्रेन चलवाई, मैंने कानपुर से अमृतसर ट्रेन चलवाई, मैंने कानपुर से छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन चलवाई। 8 ट्रेनें हमने कानपुर से चलवाई, किसी ने एक ट्रेन नहीं चलवाई। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारत सरकार के माध्यम से ही हम प्रभावी हो सकते थे। राज्य में हमारी सरकारें रही नहीं, उनका हमको कोई समर्थन नहीं मिला, उनका हमें कोई सहयोग नहीं मिला। कानपुर को एयर कनेक्टिविटी हमने दी, कानपुर में हमने 8 फ्लाईओवर बनवाए। एक फ्लाईओवर 50 साल में बना और 13 साल में 7 फ्लाईओवर। अंतर है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना जब आई, सबसे पहले कानपुर को उसमें मैंने शामिल कराया। अब ये दुर्भाग्य है, चूंकि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना में उसकी नोडल एजेंसी तो राज्य सरकारें होती, भारत सरकार तो पैसा दे सकती है। हमारी सरकार ने कानपुर के संबंध में 3.5 साल तक कोई प्रपोजल ही नहीं उत्तर प्रदेश से बना के भेजा भारत सरकार को। तो कैसे जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना अब तक कंप्लीट हो पाती? उसका कारण है 3.5 साल बाद बार बार कहने के बाद, पिछली जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब आखिर में प्रपोजल भेजा। खैर प्रपोजल भेजा, काम शुरू हुआ। करप्शन हमारे यहाँ आसमान पे है, राज्य सरकार में तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। 5 साल मायावती जी की सरकार रही, करप्शन पर ही गई, जम के लूट हुई। लेकिन जो भी लूट हुई, आज जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना के अंतर्गत कानपुर में पूरा सीवेज सिस्टम चेंज हो रहा है, कानपुर का रोड सिस्टम दुरुस्त किया जा रहा है, कानपुर का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया जा रहा है, कानपुर की सिटी बस सर्विस 50 बसें जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना के अंतर्गत आई हैं कानपुर में। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हम इसलिए संतुष्ट नहीं हैं कि पुणे में इसी JNURM में कायाकल्प हो गया, नागपुर में कायाकल्प हो गया, सूरत में कायाकल्प हो गया। हम चाहते थे कि कानपुर में भी कायाकल्प हो, मगर ये तभी हो सकता था जब राज्य सरकारों का संकल्प होता। राज्य सरकारों को कोई फिक्र नहीं। अभी मैंने 2 पावर हाउस पास कराए कानपुर के लिए। एक घाटमपुर में तो हमने अपनी मिनिस्ट्री की निवेली लिग्नाइट कंपनी की ही पावर हाउस, उसका शिलान्यास भी होने जा रहा है। दूसरा NTPC का बिल्लौर में पास कराया, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है। अगर हमारे ज़िले के आसपास लगेगा पावर हाउस तो हमारे शहर को भी फ़ायदा होगा, उत्तर प्रदेश को भी फ़ायदा होगा। 3 साल तक ज़मीन नहीं दी गई, अलॉटमेंट कहीं किया गया ज़मीनों का। अगर 3 साल पहले अलॉटमेंट हो जाता तो आज निवेली लिग्नाइट का पावर हाउस बनकर तैयार होने की स्थिति में होता, लेकिन नहीं हुआ। कानपुर की बंद मिलों के लिए हमने कहा था कि एक मिल हम जरूर चलाएंगे। भारत की कैबिनेट में हमने पास करा के भेज दिया रेजोल्यूशन कि साहब एक मिल की ज़मीन बेचकर दूसरी मिल चला दी है। आज तक उस ज़मीन का लीज रिन्यूअल नहीं हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के साथ है। असल में हमारे प्रदेश में जो सरकारें बन रही हैं 20 साल से, उनके एजेंडे पे डेवलपमेंट नहीं है। उनके एजेंडे में कैसे हम अपनी जात का वोट कंसोलिडेट कर सकें, कैसे हम अपने मजहब का वोट कंसोलिडेट कर सकें। तो जिन सरकारों का विज़न ही ऐसा होगा, उन सरकारों से निपटना कोई मामूली बात नहीं है। हम निपट रहे हैं किसी तरीके से। राजनीति में आपका आना कैसे हुआ, कैसे राजनीति में आपकी शुरुआत हुई? देखिए, विचारधारा तो हमारी पॉलिटिकल शुरू से रही है। हम खानदानी रूप से कांग्रेसी रहे हैं। कांग्रेसी का मतलब है कि हमारी ये मान्यता है कि हमारे देश में अगर कोई राजनीतिक प्रणाली सक्सेसफुल हो सकती है और देश को एक सूत्र में बांध सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की नीतियाँ और कांग्रेस की कल्चर हमारे देश की कल्चर के अनुरूप बैठती है। हमारा परिवार कांग्रेस में रहा, हम भी कांग्रेस में रहे। पॉलिटिकल विचारधारा हमारी रही। स्कूल टाइम से ही हम राजनीति में थोड़ा बहुत सक्रिय रहते रहे। मैं जब मुझे याद आता है 10 साल का था तो गोवा का रिवोल्यूशन चल रहा था, लिबरेशन रिवोल्यूशन। उस समय सालाजार हुआ करता था पुर्तगाल का राष्ट्रपति। तो हम लोगों ने बड़ा जुलूस निकाला था। 10 साल की उम्र थी। हमारा हाई स्कूल था, हाई स्कूल में पढ़ते 8वीं 7वीं में थे। लेके किताब सालाजार है, सालाजार है, इस तरीके की मूवमेंट हम करते रहते। लेकिन हमारे परिवार की ऐसी परिस्थितियां रहीं
कि हम 18 साल 20 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आ नहीं पाए। हमारे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, परिवार का पूरा दायित्व तो हमारे ऊपर आ गया, बहन की शादी, छोटे भाइयों की शादी, निपटाते निपटाते 10-15 साल लग गया। 35 साल 36 साल की उम्र में जब इंदिरा जी हारी हैं चुनाव, वो हमारे लिए एक तरीके से हमारे जीवन में मोड़ आया और हमने ये महसूस किया कि हमको भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। राजनीति के अलावा अपनी कुछ और पसंद के बारे में हमें बताइए। हमको अगर पसंद है तो क्रिकेट पसंद है और गाने पसंद है, म्यूज़िक, यही दो हमारी पसंद है। जब भी हमें फुर्सत मिलती है मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ और सेमी क्लासिकल गाने अगर हों तो बहुत अच्छा है और नहीं तो पुरानी फिल्मों के गाने। आपके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा है? सच्चाई तो यह है कि सर्वाधिक प्रभाव हमारे जीवन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है और वही हमारे लाइफ टाइम के थे भी। गांधी जी के ज़माने में हम पैदा जरूर हुए होंगे, लेकिन हमारी उम्र 2-4 साल की रही होगी तो गांधी जी की डेथ हो गई। तो हमारे जीवन पर असर नेहरू जी का हुआ सबसे ज़्यादा और उसके बाद इंदिरा जी का हुआ। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, देश की नौजवान पीढ़ी को आपका संदेश क्या है? देश के नौजवानों से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि हमारा देश बड़ा विराट देश है, बड़ी विविधताओं वाला देश है। बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारी भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारी कल्चर के लोग, सभ्यताओं के लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे देश में एकता सबसे ज़रूरी है। अगर इस देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमारे नौजवान अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो देश में यूनिटी बहुत ज़रूरी है और यूनिटी के लिए सारे नौजवानों को चाहिए कि अपने को पूरी तरीके से सेकुलर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत के लिए अपना व्यस्त समय निकालने के लिए श्री प्रकाश जी। तो ये थे भारत सरकार के कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी, जिनसे हमने इनके मंत्रालय से लेकर राजनीतिक विषयों पर तमाम सवालों के साथ बातचीत की। श्री प्रकाश जी ने साफ कहा कि देश की नौजवान पीढ़ी को जाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर देश हित में काम करने की आवश्यकता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।